जब आप पढ़ते हो तो आप ये सोच के पढ़ते हो कि नंबर कैसे लाए जाए, कैसे हम अपने मार्क्स इंप्रूव करें। पर सोचो, अगर आप ऐसे काम ना करके ये सोच के करो कि जो गलतियां हम करते हैं वो गलतियां अगर हम ना करें, तो पिछली गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। चंद्रयान ने भी तो यही किया था, चंद्रयान मिशन में भी तो ऐसा ही हुआ था। जो भी फेलियर हुए थे उन्होंने देखा कि क्या फेलियर हुआ, उस फेलियर की वजह क्या है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आपने सीख ली ना, तो कैलकुलेशन वैसे ही आसान हो जाएगी। और ये हमारे दिमाग में कब आता है? जब हम हाथ से करते हैं। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और ज्यादा आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं तो ज्यादा सही से आंसर आ जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? नीट का पेपर आ रहा है पास में, दिल की धड़कनें हो रही होंगी तेज। और इसके बीच में अगर आपको कोई ऐसा कुछ बता दे जिससे आपको ऐसा लगे कि भाई हमारे पूरे नंबर आ सकते हैं केमिस्ट्री में, और डेफिनेटली आ सकते हैं, तो कितना मजा आ जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास बेटा बहुत कुछ है जिनसे हम सीख सकते हैं। हम इनफैक्ट इसरो से सीख सकते हैं। कैसे? चंद्रयान मिशन से। आप सब लोग चंद्रयान मिशन जानते होंगे। चंद्रयान मिशन 2 आया था, फिर उसके बाद 3 आया था। ऐसा क्या डिफरेंस था दोनों में? चंद्रयान 2 was a failure while चंद्रयान 3 was a success। इन दोनों में क्या डिफरेंस था? ऐसा क्यों हुआ? क्यों चंद्रयान 2 was a failure but 3 was a success? क्या डिफरेंस था? तो आप सबको ये तो पता ही है, पर कभी आपने रीजन सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? तो मैं बताती हूँ आपको। चंद्रयान 2 डिजाइन किया गया था फॉर सक्सेस, जबकि चंद्रयान 3 डिजाइन किया गया था टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स। मतलब उन्होंने चंद्रयान 2 में क्या फेलियर्स आए, क्यों आए, उस पर काम किया, फेलियर्स को खत्म किया, और अल्टीमेटली सक्सेस उनके पास थी। तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। आप लोगों को जब आप पढ़ते हो तो आप ये सोच के पढ़ते हो कि नंबर कैसे लाए जाए, कैसे हम अपने मार्क्स इंप्रूव करें। पर सोचो, अगर आप ऐसे काम ना करके ये सोच के करो कि जो गलतियां हम करते हैं वो गलतियां अगर हम ना करें, तो सक्सेस तो बेटा अपने आप भाग के आपके पास आएगी, है ना। तो इसरो से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखते हैं कैसे। अब हम पहली बात कि जो आप नीट में सक्सेस पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एनालाइज योर पास्ट मिस्टेक्स। पुरानी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। बोलते हैं कि गलतियां करना अपराध नहीं है, गलतियों करने के बाद उससे ना सीखना वो अपराध है। दैट्स अ क्राइम। गलतियां करो, जी भर के करो, भाई इंसान है, गलतियां तो होंगी होंगी। और ऊपर से पहली बार सीख रहे हैं सब कुछ, तो गलतियां तो होंगी ना। तो गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, आप उससे सीखो कि आपने गलतियां क्या की, क्यों की, ताकि अगली बार नहीं हो, है ना। हमारी बहुत बार क्या आदत होती है, हमारा पेपर होता है, मान लो हमारा पेपर गंदा हो गया, नंबर कम आ गए, तो हम क्या करते हैं, घर जाके सोचते हैं अरे नहीं नहीं, इस पेपर को बंद करके साइड पे रख दो। मैं तो जब इस पेपर को खोलता हूँ ना तो मुझे घबराहट होने लगती है, मुझे डर लगने लगता है, तो मैं उसको बंद करके रख देता हूँ, अगले पेपर में देखी जाएगी क्या होगा। यही तो गलत कर रहे हो। दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। छोड़ना नहीं है उसको। जब तक आप ये फेस करना नहीं सीखोगे ना, अपनी गलतियां नहीं फेस करोगे, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? आपको अपनी गलतियों से सीखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर हुआ, ठीक, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्वेश्चन आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक रिडबर्ग फॉर्मूला होता है ना, जिससे हम वेवलेंथ निकालते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/λ, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। इसमें आपको सब कुछ आता है, आपको फॉर्मूला भी याद है, आपको सारी वैल्यूज भी पता है, आपको रिडबर्ग कांस्टेंट पता है क्या होता है, आपको एटॉमिक नंबर यानी Z पता है, आपको N1 N2 आपने सही पुट कर दिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा था लैम्डा, लेकिन आपने जैसे ही 1/λ कैलकुलेट किया और जो आंसर आया वो एक ऑप्शन में था, आपने वो टिक कर दिया फटाफट, आंखें चमक गई, क्योंकि जैसे ही आंसर आया और वो ऑप्शन में भी दिख रहा है तो हम बढ़िया टिक कर देते हैं आगे। और फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमसे 1/λ नहीं पूछा था, लैम्डा पूछा था। तो हमें अफसोस होता है कि शेट, आता हुआ क्वेश्चन हमने गलत कर दिया।
ऐसा हम सोचते हैं। फिर अगर हम ऐसा देखकर सिर्फ बंद करके उस पेपर को रख देंगे बेटा, तो ये गलती दोबारा हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी बनानी है, उस कॉपी के अंदर आपको ये मिस्टेक लिख लेनी है, आपको ये फॉर्मूला लिखना है और आपको लिख लेना है कि भाई ये 1/λ नहीं निकालना है, आपको लैम्डा निकालना है और जो भी आंसर आया था उसको रेसिप्रोकल करके निकालना है। तो अगर आपने ये चीज इतनी ज्यादा सोच ली और लिख ली एक जगह, तो ये गलती आपकी दोबारा नहीं होगी कभी। तो हमने एक गलती खत्म कर दी ना अपनी जीवन से, जो गलती दोबारा हो सकती थी, है ना। आपको बोला गया, आपको सिखाया गया होगा कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=6 होता है, पर हम गलती से n=5 लिख देते हैं। तो ये गलती भी लिख लो कि भाई ये गलती मैं करता हूं हमेशा, या करती हूं मैं हमेशा। तो आप इसको लिख लोगे ना, तो ये गलती आपके पेपर में नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा ना, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये गलती मैंने एक बार की थी, अब नहीं करनी। समझ रहे हो बात? तो पिछली गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। चंद्रयान ने भी तो यही किया था, चंद्रयान मिशन में भी तो ऐसा ही हुआ था। जो भी फेलियर हुए थे, उन्होंने देखा कि क्या फेलियर हुआ, उस फेलियर की वजह क्या है, और वो फेलियर दोबारा नहीं हो, उन्होंने ये अश्योर किया था। और आपके सामने चंद्रयान 3 वॉज अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीखना जरूर है, और उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर देने हैं, और उन टेस्ट पेपर को देकर छोड़ नहीं देना है। आपको वापस आके उसको एनालाइज करना है, अपनी आंसर की से अपने आंसर्स को मैच करना है, और मैच करने के बाद जो गलतियां हुई है उनको एक जगह लिख लेना है। लिखने से अगर आपने 10 गलतियां की है ना, 10 गलतियां अगर आप लिख लोगे, तो वो 10 गलतियां आप नहीं करोगे। फिर आपने अगले दिन पेपर दिया, फिर से आपने 12 गलतियां कर दी, वो 12 गलतियां आपने लिख ली, वो 12 गलतियां आप दोबारा नहीं कर पाओगे अगर आपने लिख ली तो। इस तरीके से सोचो, आप आज से अगर डेली ये काम करने लग गए, तो सोचो कितनी सारी गलतियां आपने जो की होंगी, वो आप अब नहीं करोगे पेपर में। तो कितना बढ़िया है ना टेस्ट देना, कितना बढ़िया है ये बात कि भाई अभी हम जितनी गलतियां कर लेंगे ना, उतनी गलतियां हम पेपर में नहीं करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो करो गलतियां। आप लोग सोचते हो कि हम पेपर नहीं देंगे, हमारी जब पूरी तैयारी हो जाएगी ना हम तब टेस्ट देंगे, तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है। आपको टेस्ट देकर ही पता चलेगा कि आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो गिव द टेस्ट पेपर्स और साथ साथ उसको एनालाइज करो, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, इम्प्रूव योर कैलकुलेशन स्किल्स। अब कैलकुलेशन स्किल्स आप लोग की अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसका मेजर रीजन होगा कि आपके हाथ में हमेशा रहता होगा अपना फोन, और उसमें खुला रहता होगा कैलकुलेटर। आप पढ़ तो रहे हो, आप पूरा दिन पढ़ रहे हो, कोई पूछता है बेटा, किसी से भी पूछ लो कि भाई कैसे मिलेगी सक्सेस, बोले पढ़ के। पढ़ के नहीं, पढ़ते तो और भी लोग हैं, पर अगर आप राइट अप्रोच के साथ सही तरीके से पढ़ोगे, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। तो अगर आपको पता है कि भाई कैलकुलेशन हमें पेपर में करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन खुद से करो ना, अपने हाथ से करो। कैलकुलेटर नहीं अलाउड बेटा वहां पे, तो कैलकुलेटर की आदत एकदम छोड़ दो, आपको नहीं करनी है कैलकुलेटर से। गंदी कैलकुलेशन दिख रही है ना कि भाई इतने ऐसे कैसे करें, इसको डिवाइड कैसे करें, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, ये तो बहुत ही खराब सी कैलकुलेशन है, तो बेटा अप्रोक्सीमेशन कर लगा दो, अप्रोक्सीमेटली कर दो, लेकिन करो खुद ही, कैसे भी करके खुद करो, तभी आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। और आप छोटी छोटी ट्रिक्स भी सीख सकते हो कैलकुलेशन की। जैसे कहीं पर 0.33 आता है, तो आप पता है आपको कि आप उसको 1/3 लिख सकते हो, है ना। आपको बार बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में E=hc/λ, यानी बार बार ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें h/c की वैल्यू यूज होती है। तो अगर आपको एक तरीका तो ये है कि आप h की वैल्यू पुट करो 6.626 इंटू 10⁻34। आपने c स्पीड ऑफ लाइट पुट किया 3 इंटू 10⁸, और जो क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ दी हुई है वो आपने लिखा लैम्डा, वो वेवलेंथ लिखी आपने, और पूरी आप कैलकुलेशन करने में लग गए। और दूसरा तरीका है कि आप लोगों ने एक शॉर्टकट निकाल लिया कि भाई h/c तो जब बार बार यूज होता है, तो क्यों ना हम इसका कुछ इजी कैलकुलेशन पहले से करके रख लें। तो देखो 6.6 है ना, इसको हम 20/3 लिख सकते हैं, है ना, इंटू 10⁻34, ये तो आपका h हो गया, और स्पीड ऑफ लाइट हो गई 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो अगर आप देखोगे ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻25, यही आपकी एच सी की वैल्यू है।
कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा HC से रिलेटेड तो आप इतना सब मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर आप ये लिख दोगे तो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, है ना। तो अगर ये ऐसी छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लो आपके पास R है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू आपको पता है 0.0821 होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में 0.0821 की जगह आप 1/12 लिख लेते हो तो आपकी बहुत बार कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, क्योंकि जो न्यूमरेटर में कोई डेटा दिया होता है वो 12 को मल्टीपल दिया होता है, तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। 8.314 होती है R की वैल्यू जूल में, उसको आप 25/3 लिख सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आपने सीख ली ना तो कैलकुलेशन वैसे ही आसान हो जाएगी। और ये हमारे दिमाग में कब आता है, जब हम हाथ से करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर से करते तब तो हमें एफर्ट लगता ही नहीं ना, तो हम ज्यादा सोचते ही नहीं। अगर आप हाथ से करोगे, जब आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा तो आपके दिमाग में ये सब चीजें खुद खुद आएंगी कि भाई अगर मेरे को ही करना है तो क्यों ना थोड़ा कम एफर्ट लगा के किया जाए, और उसके लिए आप ये ऐसे ऐसे आइडिया सोच पाओगे। ठीक है। और इसके अंदर और क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो ये बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन पढ़ के हमें यही नहीं समझ में आता कि फॉर्मूला क्या लगाना है। तो फॉर्मूले तो सबसे पहले तो आपको याद होने चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। अब इसके बाद आपको अगर ये पता नहीं चलता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के एक एक चीज लिखनी होती है। आपको पास क्वेश्चन कोई आ गया कि भाई एक लाइट है, उसकी वेवलेंथ इतनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो आप लिख लो कि भाई दिस गिवन, लैम्डा गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको निकालना है वेव नंबर। आपको निकालना है वेव नंबर, और वेव नंबर निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है, तो आपके खुद के दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इनको रिलेट करने वाला कौन सा फॉर्मूला था। तो बड़ा सा क्वेश्चन भी दिख रहा हो ना कभी, उसको स्प्लिट कर करके, छोटा छोटा करके एक एक चीज आप लोग लिखो कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। तो जब आप वो देखोगे ना तो आपको खुद ही दिमाग में फॉर्मूला रिकॉल होने लगेगा कि अच्छा इनके बीच में कौन सा फॉर्मूला था, ये था, चलो लगा के देखते हैं। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका डेफिनेटली सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी आते हैं पेपर में। ठीक है, ये सोच के आपको पेपर देना है, बहुत आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं हम जी, हम रिवाइज और रीअटेम्प्ट प्रॉब्लम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। रिवाइज एंड रीअटेम्प्ट प्रॉब्लम्स, अब आप जितने भी क्वेश्चन अभी तक कर चुके हो, अब आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं करना। टेस्ट देने हैं, उसमें नए क्वेश्चन आ ही जाएंगे। उसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस करनी है ना, वो वही करनी है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, उन्हीं को आपको दोबारा करना है। तो बेटा 100 क्वेश्चन अगर 2 बार करोगे वर्सेस 200 क्वेश्चन एक ही बार करोगे, तो ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी बात है? 100 क्वेश्चन को 2 बार करना, क्योंकि जो आपने कर लिया है अगर आपने उसको रीअटेम्प्ट कर लिया तो आपके दिमाग में फिट हो गया कि भाई हाँ इसको ऐसे करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे करते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को करो। उन क्वेश्चंस में से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके पहली बार में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप अटक जाओगे, आपसे नहीं हुए, आपको डाउट लेना पड़ा, आपको पूछना पड़ा किससे इसको कैसे करना है, उनको आप मार्क कर लो। ठीक है, कि भाई ये मेरे क्वेश्चन नहीं हुए थे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप 4-5 दिन बाद, एक हफ्ते बाद आप उसको वापस रिवाइज करोगे तो आप उन मार्क्ड क्वेश्चंस को दोबारा करना। तो जब आप वो उतने क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका पहली बार में हो गया था ना वो आपका नेक्स्ट टाइम हो ही जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एकदम सिस्टमैटिक अप्रोच से अगर चलोगे तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो रिवाइज करना है आपको और प्रॉब्लम्स को रीअटेम्प्ट करना है, एक ही क्वेश्चन को बार बार करना है। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको थोड़े दिनों बाद दोबारा करना है, नए क्वेश्चन उठाने नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज बैकअप स्ट्रैटेजीज। तो इसका क्या मतलब है बैकअप स्ट्रैटेजीज का? वो ये है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, मेथड 1 मेथड 2 करवाते हैं ना क्लास में कि 2 मेथड्स हैं इसको, तो आप उन दोनों मेथड्स को सीखो। क्योंकि हो सकता है कि पेपर में किसी एक मेथड से क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा हो, सॉल्यूशन बहुत लंबा जा रहा हो, तो आपको मेथड 2 आना चाहिए। तो मल्टीपल मेथड्स हैं अगर किसी चीज को करने के लिए, तो आपको वो डेफिनेटली सीखने चाहिए।
इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आप इसरो से ये सब कुछ सीख सकते हो, उन्होंने ये सब कुछ किया था कि अगर ये फेलियर होने वाला हो तो हम क्या बैकअप यूज करेंगे, उन्होंने सब कुछ प्लान करके रखा था। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये दीज आर द स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस। हम बहुत सारी चीजें इसमें से इग्नोर कर देते हैं कि टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट देने से हमें टेंशन होती है। तो टेस्ट देना ना देना तो एक स्टेप पीछे आना है। अगर आप मल्टीपल चीजें नहीं सीखोगे, मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल मेथड्स नहीं सीखोगे किसी क्वेश्चन को करने के, हो सकता है आपने जो एक मेथड सीखा है उससे वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा हो, लग गया टाइम। और नीट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो वो भी आपको कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा मेथड यूज करना है? बाय डूइंग प्रैक्टिस। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और ज्यादा आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं तो ज्यादा सही से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यूज बैकअप स्ट्रैटेजीज। फिर उसके बाद बी कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट। अरे ये तो लिखा लास्ट में है, लेकिन ये होना चाहिए टॉप पे। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, पेपर में आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। आप लोगों ने अगर इतनी तैयारी कर ली है, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो आपके दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कि पेपर में हमसे ना हुआ तो क्या होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जब पढ़ा है, जब किया है, जब मेहनत की है, क्वेश्चन भी वैसा ही आना है, तो क्यों नहीं होगा? आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? ये सोचो दिमाग में कि जिसने नहीं पढ़ा उससे नहीं होगा और जिसने पढ़ा है उससे भी नहीं होगा, तो फिर फर्क क्या है दोनों में? है ना। तो आपने अगर पढ़ाई की है तो आपको हमेशा ऐसा ही सोचना है कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो हमसे होगा, डेफिनेटली होगा। और पढ़ते वक्त आप लोगों के दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि हम लोगों ने साल में इतनी पढ़ाई करी है, लेकिन अब जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं ना तो हमें ऐसा लग रहा है हम सब भूल गए। तो ध्यान में रखना, ऐसा लगता है, बस लगता ही है, ऐसा होता नहीं है। जब आपके सामने पेपर आएगा ना तो आपको सब याद आ जाएगा। तो इन सब थॉट्स को हटा दो दिमाग से। ये सब थॉट्स क्या आपका टाइम किल कर रहे हैं। आप पढ़ने बैठे, आपने 1 घंटा पढ़ाई की, अब हमारा दिमाग चला गया कहाँ पे? अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं फॉर्मूला भूल गया तो क्या होगा। अरे जब ये सब सोचोगे तो टाइम तो खत्म कर रहे हो अपना, इतने में तो आप और अच्छे से और पढ़ लोगे, और क्वेश्चंस कर लोगे, और काम कर लोगे। तो कॉन्फिडेंस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप फिर पेपर में बैठ के कैसे अपने आप को प्रूव करोगे? ठीक है, तो कहते हैं ना, अगर आपको कम भी आता है ना और आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो आप अपनी कैपेबिलिटी से कई ज्यादा कर डालते हो। तो कॉन्फिडेंस तो बेटा रखना है। आपने पढ़ाई की है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी का मतलब भी तो यही है कि आपको लगे रहना है, आपको पॉज नहीं देना है, आपको थकना नहीं है अब कि नहीं हम तो कर रहे थे, हमने तो परसों ये पढ़ा था, आज मुझे याद नहीं आ रही। ये सब सोचोगे तो भूलेगा ही ना। टेंशन में तो इंसान, अब सोचो हम लोग घर में भी कोई काम करते हैं और अगर हमारे दिमाग में टेंशन है तो भूल जाते हैं ना कई काम करना। 10 काम करने थे, 10 में से 6 याद रहते, 4 भूल गए। तो ऐसी अगर आप टेंशन लोगे तो आपको जो आता है ना आप वो भी भूल जाओगे। तो कॉन्फिडेंस इज द की। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बचे हुए टाइम में आपको अपना एनालिसिस करना है, टेस्ट पेपर देने हैं, उनका एनालिसिस टाइम टू टाइम करना है, अपनी गलतियां लिखनी है। आपको सारे क्वेश्चन विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर करने हैं। जो छोटी छोटी बातें आपको बताई गई हैं क्लास में कैलकुलेशन रिलेटेड कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, वो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपका टाइम बचाएंगी। ठीक है, तो बेटा जब चंद्रयान मून पे लैंड कर सकता है तो क्या हम पूरे नंबर नहीं ला सकते फिजिकल केमिस्ट्री में? बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है, आसान सी चीजें हैं। फॉर्मूले लिस्ट बनाओ, सारे फॉर्मूले याद करो, सारे कॉन्सेप्ट्स याद करो और बस क्वेश्चन करने बैठ जाओ। आपको अगर लग रहा है ना कि हमें नहीं आता, कोई बात नहीं, तो भी करो क्वेश्चन। क्या होगा? क्वेश्चन अटक जाएगा ना, अटकने दो। उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता तो चल जाएगा कि भाई ये हमें नहीं आता, वो टॉपिक आप पढ़ लो। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस अब आप करेंगे और डेफिनेटली आपका फिजिकल केमिस्ट्री तो पक्का से हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार वापस पढ़ने हैं और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, क्योंकि टेस्ट के अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं।
तो अगर कुछ छूट भी रहा होगा तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको मैंने बता ही दिया, आपको अपने हाथों से करनी है, फोन को एकदम साइड पे रख दो, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है वाइल डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है। रिपीट करने हैं क्वेश्चंस, अपने मिस्टेक किए हुए जो क्वेश्चंस हैं, जो गलत हुए थे क्वेश्चंस, उनको रिपीट करना है आफ्टर सम डेज। आज मैंने एक क्वेश्चन गलत किया, उसका एनालिसिस कर लिया, 3-4 दिन बाद उसको वापस उठा लो, क्योंकि आपने तो कॉपी बना ली है ना उसकी गलत हुए वाले क्वेश्चंस की, उनको आप वापस करोगे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी भी है, और नीट में जो पेपर आता है वो बहुत ही आसान आएगा। ये सोच के आप अगर पेपर करने बैठोगे तो आपका पेपर हो ही जाएगा, ठीक है। गुड लक फॉर योर नीट एग्जाम, नीट 2025 फोड़ के आना है आप लोगों को।